हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, अच्छी स्टडी चल रही होगी। बेटे, रैपिड रिवीजन 12th क्लास का चल रहा है, सभी को पता है। हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते बढ़ते हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर पे आ चुके हैं। और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आते आते हमारी आज 19 नंबर की क्लास चालू होने वाली है। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी अच्छे से करें, बढ़िया प्रिपरेशन करें, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। पिछली क्लास में हमने डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी, याद है? अब उसी सीरीज़ में हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। आइए, एक्सप्लेन द मेन मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या लिख दिया? पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्यूशन की मेथड बताइए, कोई 5। विघटन की मुख्य विधियां, या फिर राइट एनी 6 कंडीशंस व्हेन अ कोर्ट कैन टेक डिसीजन फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। ऐसी कोई 6 स्थितियां लिखिए जब कोर्ट, न्यायालय, किसी फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है, निर्णय ले सकता है। या फिर कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हेन डज द कोर्ट ऑर्डर्स फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। न्यायालय किस फर्म के विघटन के आदेश कब दे सकता है? ठीक है, किसी भी फर्म के विघटन के आदेश कब दे सकता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, राइट द मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म कब पूछा? 2019 के एग्जाम में पूछा, बोर्ड एग्जाम में पूछा। ठीक है, तो हम इसका चलिए आंसर करते हैं। आओ देखें बेटा, द फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। एक फर्म के डिसॉल्यूशन की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। पार्टनर आपस में एग्रीमेंट कर ले, डिसॉल्यूशन करने का प्लान कर ले। तो आओ देखो, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एन एग्रीमेंट अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्रीमेंट ऐसा था, 3 महीने के लिए पार्टनरशिप, 3 महीना सीजन है, 3 महीने के लिए पार्टनरशिप करी, 3 महीना बीता, पार्टनरशिप खत्म, एग्रीमेंट में लिखा है। ठीक है, अच्छा, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन हो सकता है। अ फर्म कैन कंपल्सरली बी डिसॉल्व्ड इन द फॉलोइंग 2 कंडीशन। निम्नलिखित 2 कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर फर्म कंपल्सरली डिसॉल्व हो जाती है। पहली है, when all the partners of the firm or all except one partner are declared insolvent। जब फर्म के सभी साझेदार या तो इंसॉल्वेंट हो जाए या सभी में से एक को छोड़कर सभी के सभी इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, कोर्ट उसको दिवालिया घोषित कर दे। दिवालिया क्या होता है? इंसॉल्वेंट क्या होता है? जब आपके ड्यूज बहुत ज़्यादा हो जाए, आपकी असेट कम रह जाए, आप पेमेंट करने के एबल ना हो, तो फिर कोर्ट आपको जीने की अनुमति तो देता ही है, वो बोलता है क्रेडिटर लोग, लेनदार लोग आपको जीने नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा चलो हम आपका प्रोटेक्शन कर देते हैं, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर तो कर देते हैं, लेकिन जीने का अधिकार तो तुम रहेगा, तुमको कोई परेशान नहीं करना। कल को अगर कोई क्रेडिटर तुमसे पैसा मांगने आ जाए इंसॉल्वेंट होने के बाद, तो आप वो इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट उसको दिखा देना कि मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूं, अब तुम मुझसे पैसा नहीं वसूल सकते। ठीक है, लेकिन इंसॉल्वेंट होना कोई गर्व की बात नहीं है, बहुत खराब कंडीशन होती है। पता है, इंसॉल्वेंट होने से समाज में आपके मतलब नकारात्मक वातावरण बन जाता है कि ये व्यक्ति डिफाल्टर आदमी है। ठीक है, इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड एज इलीगल, अगर फर्म का बिजनेस ही डिक्लेयर कर दे, इलीगल डिक्लेयर हो जाए, तो भी फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। अभी तक जिस प्रोडक्ट में हम डील करते थे वो प्रोडक्ट अब
गवर्नमेंट अगर आदेश निकाल दे कि इस प्रकार का प्रोडक्ट बैन कर दिया, मतलब अब नहीं चलेगा, इलीगल होगा अगर कोई भी इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, इलीगल माना जाएगा और फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, फिर अब थर्ड पॉइंट। यहाँ पर कंपलसरी डिसॉल्यूशन में 2 पॉइंट थे, ठीक है। डिसॉल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, कोई ऐसा इवेंट घट जाए जिससे फर्म डिसॉल्व करनी पड़ जाए, तो देखो, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी अ फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन फॉलोइंग रीजन, निम्नलिखित रीजन की वजह से भी क्या हो सकता है, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है। अच्छा, ये कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिस वजह से ये सा डिसोल्यूशन माना जाता है। तो इसमें भी देखिए, इफ द पार्टनरशिप फर्म वाज फॉर्म्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड द स्पेसिफिक पीरियड हैज एक्सपायर्ड एंड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन अचीव्ड, देन द फर्म विल ऑटोमेटिकली बी डिसॉल्व्ड। किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनाया था, एक सड़क निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट है, 50 किलोमीटर सड़क बनानी है, 2 लोगों ने आपस में पार्टनरशिप करी, दोनों सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, दोनों ने पार्टनरशिप करके सड़क निर्माण में अपनी योग्यता वो कंट्रीब्यूशन दिया, सड़क बनी, एग्रीमेंट ख़त्म, बनने तक का ही एग्रीमेंट था। ऑब्जेक्ट फुलफिल हो जाए उसके बाद फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। आई समझ में? अगला, ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है। व्हेन एनी पार्टनर इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, वही बात, कोई एक पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक। भाई सर डेथ से कैसे हो जाएगी, 2 थे, एक मर जाए तो मिनिमम पार्टनर की रिक्वायरमेंट वाला कंसेप्ट रह गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि 2 थे, एक मर गया तो एक ही बचा। अब पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग होना जरूरी है, इसलिए वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो देखें, ये स्क्रीनशॉट दिलवा दो सर, देखो ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट है, ये ले लो, ठीक है। आगे ये उसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसका हिंदी है, हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। फिर आगे चौथा पॉइंट, चौथा कारण क्या है डिसॉल्यूशन का, डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। व्हेन द पार्टनरशिप इज एट विल and any partner gives a written notice to all other partners on his intention to dissolve the firm, then the firm can be dissolved. In case the date of dissolution is not mentioned in the notice, then dissolution is assumed from the date of receiving the notice. कोई पार्टनर अपनी इच्छा ऐसी जाहिर कर दे कि अब पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देना चाहिए, ऐसा लिखित में दूसरे पार्टनरों को नोटिस दे दे, तो उसी दिन से, जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ, या फिर वो डेट बताता है कि मैं इस डेट से अब पार्टनरशिप में रहना नहीं चाहता हूँ और डिसॉल्व हो जाए फर्म, तो ये मैं चाहता हूँ, तो डिसॉल्व कर देना चाहिए फर्म को, तो अगर वो ऐसा नोटिस दे देता है तो फर्म को फिर डिसॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। बढ़े आगे, आओ। 5वां पॉइंट है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा डिसॉल्यूशन होना। इन केस ऑफ एनी पार्टनर फाइलिंग अ सूट इन द कोर्ट, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द कोर्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अगर कोई पार्टनर कोर्ट में केस दायर कर दे, कोर्ट में चला जाए, पार्टनरशिप के खिलाफ केस कर दे, तो फिर कोर्ट डिसीजन ले सकता है डिसॉल्व करने का। अब क्या क्या कंडीशन है, इफ़ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म इज रिपोर्टेड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड का हो जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में वाद दायर करना पड़ेगा, मैं अनसाउंड माइंड का हूँ फिर भी ये मेरे को पार्टनर बनाए रखे हैं, मुझे अपने अच्छे बुरे की कोई खबर नहीं है, तो कृपया करके ये फर्म डिसॉल्व करने का आप नोटिस जारी कर दीजिए, ठीक
ठीक है। अच्छा, व्हेन एनी पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को निभाने में कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, उसका मतलब हो सकता है कि अनसाउंड माइंड का हो जाए, या फिर वो अब फर्म में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लायक ही नहीं बचा, उसको पैरालिसिस हो गया, या उसका दिमाग ऐसा हो गया कि अब वो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता है, ठीक है। तो व्हेन एनी पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल, अच्छा इनकेपेबल, वो अब एग्रीमेंट करने के योग्य नहीं बचा, ठीक है। जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन एग्रीमेंट नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, किसी पार्टनर ने बहुत बुरे काम कर दिए हैं जिससे फर्म को भी नुकसान हो रहा है, जिससे दूसरे पार्टनरों को भी नुकसान हो रहा है, तो वो पार्टनर ऐसा कुछ कर गया है जिससे पूरा समाज उसका विरोधी हो गया है, जिससे पूरा समाज में फर्म की बेइज्जती हो गई है, फर्म की इज्जत भी चली गई, गुडविल भी खराब हो गई है, तो इस वजह से भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है, कोर्ट उसका आदेश दे सकता है कि इसको बंद करो, ठीक है। फिर व्हेन एनी पार्टनर परसिस्टेंटली एंड विलफुली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड ड्यू टू हिज कंडक्ट इज इम्पॉसिबल टू कैरी ऑन द बिजनेस, कोई पार्टनर जानबूझकर ऐसा करे जिससे पार्टनरशिप को नुकसान हो। अब पार्टनरशिप को नुकसान होए और वो जानता है इससे दूसरे पार्टनरों को भी नुकसान होगा, तो फिर अगर ऐसा कोई मिसकंडक्ट किया है तो भी ऑर्डर दे सकता है कोर्ट कि जाओ इस फर्म को बंद करो, ठीक है। आगे 5वां पॉइंट, इफ द बिजनेस कंटिन्यूअसली सफर्स लॉसेस एंड देयर इज नो होप ऑफ प्रॉफिट इन द फ्यूचर, अगर कंटिन्यूअसली लॉस में चल रही है फर्म तो फिर इसमें प्रॉफिट आने की कोई उम्मीद अब बची नहीं है फ्यूचर में, तो भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देना उचित ऑप्शन होता है, ठीक है। इफ अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर ऑफ इंटरेस्ट टू अ थर्ड पार्टी फॉर एनी अदर जस्टिफाइड रीजन, जब कोई पार्टनर अपना हित, अपना इंटरेस्ट किसी अदर पार्टी को ट्रांसफर करे, और अदर पार्टी कौन होती है, किसी अदर पार्टी को ट्रांसफर करे, कोई भी हो सकता है रिलेटिव, अच्छा विदाउट जस्टिफाइड रीजन, कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं था, उसके बावजूद आपने अपना हित दूसरों को दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में भी फर्म क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। जैसे 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर को लग रहा है उसको प्रॉफिट हुआ है ना, एक पार्टनर को प्रॉफिट हुआ, वो चाहता है वो प्रॉफिट उसको ना देकर उसके किसी भाई को दे दे, उसके भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दे, तो ऐसा नहीं करना, उसी के अकाउंट में डालना, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़। अच्छा, ये आपका हिंदी वाले बच्चे जरा इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बड़े आओ, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है। मैंने आपको बताया था, याद है पिछली क्लास में, कि जब भी फर्म डिसॉल्व होगी, फर्म बंद होगी, तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, वसूली खाता बनाना पड़ेगा, और वसूली खाते में याद हो तो हम सारी रियलाइजेबल असेट ट्रांसफ़र करते हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेबल असेट्स बेचकर पैसा वसूली होती है, फिर आउटसाइडर लाइबिलिटी को पेमेंट करके उन्हें चुका दिया जाता है पैसा, ठीक है। तो ऐसे करके रियलाइजेशन में कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉस आ जाता है या प्रॉफिट आ जाता है, तो वो रियलाइजेशन फिर बढ़ जाता है, प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के बीच में, उनके रेशियो में, जो पार्टनर है, ठीक है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। रियलाइजेशन को वसूली खाता बोलते हैं हिंदी में, है ना। इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप,
दिस अकाउंट शोज द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज. ओके, ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश और बैंक को छोड़कर आपको सभी असेट्स को ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन में. ठीक है. अच्छा, कैश और बैंक को क्यों छोड़कर? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया जो ऑलरेडी रियलाइज्ड है उसको क्या रियलाइज करोगे? वो तो ऑलरेडी तेरा ही है ना. गुल्लक में पैसा पड़ा है, वो गुल्लक में पैसा तेरा ही है ना. बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी बैंक में तेरा ही है ना. तो फिर फर्म का ही है, मतलब फर्म का ही है ना. तो फिर उसको रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रियलाइज्ड अमाउंट है. ठीक है. आगे, आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट in the debit side and all external liability except partners loan and undistributed reserves or surplus are transferred to the credit side of the realization account. पिछली कक्षा में हमने बताया था, याद हो तो, कि रियलाइजेशन के क्रेडिट में लाइबिलिटियों को ट्रांसफ़र किया जाता है और डेबिट में असेट को ट्रांसफ़र किया जाता है एट देयर बुक वैल्यू. ओके. अच्छा, देयर आफ्टर द असेट्स आर सोल्ड ऑफ एंड देयर अमाउंट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. बाद में जब असेट बेच दी जाती है तो कैश या बैंक से रियलाइजेशन होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री पास होती है. फिर इसी की पोस्टिंग करो तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाता है बाय कैश या बाय बैंक. ठीक है. The amount realized sale of assets is utilized to pay off the liability. जो असेट बेचने से पैसा आया तो उस पैसे का उपयोग कहाँ होता है? लाइबिलिटीज़ के भुगतान करने में. तो लाइबिलिटीज़ का भुगतान करोगे तो पैसा जाएगा, जो जाए उसे क्रेडिट करो. कहाँ पढ़ा? 11th क्लास में. एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक. अब पोस्टिंग करो तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा टू कैश या टू बैंक. बोलो क्लियर? आगे, all other transactions related to realization account such as realization expenses. अच्छा, कई बार फर्म बंद करते समय असेट्स बेचना है, लाइबिलिटी को पेमेंट करना है, तो इसके लिए क्या होता है कि खर्चे लगते हैं. खर्चे क्यों लगते हैं? क्योंकि सबको थोड़ी पता है कि असेट्स बिक रही है. ठीक है. बोली लगवाने के लिए हमें इश्तेहार देना पड़ता है, कई बार हम लोगों को बोलते हैं, तो कई खर्चे होते हैं. लीगल टीम से बात करते हैं, लीगल टीम का खर्चा होता है. तो डिज़ोल्व ऐसे नहीं हो जाती फर्म, पहले पूरी लीगल कानूनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाती है. ठीक है. तो वकील वो है, वो अपना पैसा लेता है, फीस लेता है. तो ये जो खर्चे लग रहे हैं रियलाइजेशन से संबंधित, तो ये रियलाइजेशन संबंधी खर्चे. अब देखो, कोई असेट है, कोई असेट, तुम्हारी असेट को तो हमेशा ज़्यादा वैल्यू बताओगे ना, तो उसके लिए हमें किसी वैल्यूअर को अपॉइंट करना पड़ता है कि इन असेट्स की वैल्यू निकाल के बताओ कि ये कितने की है. ठीक है. और वो असेट्स की वैल्यू निकाल के सर्टिफिकेट देता है वैल्यूअर. तो वो वैल्यू के, उसके आधार पर हम वैल्यू मानते हैं कि ये असेट की आज ये वैल्यू है. ऐसे मन से तो मालिक कुछ भी बोलते रहेंगे. है, फर्नीचर बिजनेस में लगा है, कोई बोलता है 50,000 का है. अरे अपनी मेरी नज़र से देख, मेरी नज़र से 80,000 का है, 50 का नहीं है, तू गलत आंक रहा है, 80 का है, ऐसा बोलेगा पार्टनर. तो क्योंकि वो तो चाहता है फायदा हो, इसलिए किसी वैल्यूअर को अपॉइंट करते हैं, उसको खर्चा देते हैं, उसको फीस देते हैं, जब जाकर असेट वैल्यू होती है. और फिर असेट वैल्यू हुई, उसके आधार पर हम मानते हैं हाँ इतने की ये असेट है. आई समझ में? ठीक. तो ये जो खर्चे रहेंगे, रियलाइजेशन के खर्चे, ये खर्चे भी कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में. ओके. आगे, asset and liability taken over by the partners are passed through realization account and balance of realization account is worked out. जो कई बार मैंने पिछली बार बताया था, याद है? तो कोई पार्टनर है, फर्म बंद हो रही है, तो उसको पसंद आया फ्रिज और एसी, तो याद है वो फ्रिज और एसी लेके चला गया था. तो ऐसा भी हो सकता है ना, कोई असेट लेके जा रहा है, तो फिर उसकी एंट्री मैंने बताई थी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालो, कैपिटल के डेबिट में डालो, कैपिटल उसकी कम कर दो, रियलाइजेशन से क्रेडिट में से असेट्स बाहर कर दो. आई बात समझ में? तो ऐसे भी एंट्रियां करनी होगी. ओके. अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? रियलाइजेशन का बैलेंस निकालेंगे. बैलेंस
प्रॉफिट या लॉस को इंडिकेट करेगा। क्रेडिट पक्ष बड़ा आ जाए, डेबिट पक्ष छोटा आ जाए तो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देना, बैलेंस सीडी मत निकालना, ठीक है, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर डेबिट पक्ष बड़ा आ जाए, क्रेडिट पक्ष छोटा आ जाए तो लॉस आ जाएगा, तो रियलाइजेशन का लॉस होगा, और रियलाइजेशन का लॉस जो है वो भी पार्टनर्स में बांट देना। लॉस से कैपिटल कम हो जाएगा, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जाकर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट होगा और लॉस जो है कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पोस्ट होगा, इसलिए कैपिटल पर इसका असर आएगा। आई समझ में? अच्छा, द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट शोज द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर देयर पीएसआर, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, ये थ्योरी पूरी लिखनी है आपको अगर रियलाइजेशन पर क्वेश्चन आ जाता है तो, कि रियलाइजेशन अकाउंट को समझाओ, है ना, थ्योरी आ जाए तो लिख देना। चलो स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, बढ़ जाए। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से। बच्चे ये जहाँ जहाँ वास्तविकता लिखा हुआ है ना, इसको वसूली कर लेना, ठीक है। ये है एक, ये है एक, फिर यहाँ भी लिखा है, फिर ये वास्तविकीकरण रियलाइजेशन है वो, ठीक है, वास्तविकता। ये बच्चों है ना हिंदी करते समय गलती कर देते हैं, यहाँ आएगा वसूली, वसूली खाता, ठीक है। वास्तविकता रियलाइजेशन वो उससे समझता है, गूगल कन्वर्टर करो ना तो ये दिक्कत आती है। चलो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जहाँ जहाँ वास्तविकता है वहाँ पर वसूली समझें, वसूली, ठीक है। चलो आगे बढ़े। राइट द जर्नल एंट्रीज मेड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म बंद होती है तो जर्नल कौन कौन सी पास की जाती है? मेरे बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है कि डिसॉल्यूशन के समय जर्नल क्या क्या बनाओगे, ठीक है। तो सुनो, द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट एट बुक वैल्यू, जब बुक वैल्यू पर ट्रांसफर की जाती है असेट तब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट अकाउंट। यहाँ असेट के नाम आएंगे, ठीक है, टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, है ना, इस प्रकार से, टू फर्नीचर। तो असेट इंडिविजुअली ट्रांसफर करना, सन्ड्री असेट मतलब विविध संपत्तियां। यहाँ लिखा बीइंग असेट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो डन, समझ में आ रहा है? तो ऐसे जर्नल पास करना। अच्छा सर, असेट क्रेडिट क्यों हुई है? क्योंकि असेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, उसे बंद करना है, इसलिए उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा, ये लिखा है, इसलिए क्रेडिट किया है। चलो, ऑन ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना, ये भी बुक वैल्यू पर होगी बेटा, बुक वैल्यू पर होगी, ठीक है। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर सर लाइबिलिटी क्रेडिट क्यों हुई है, डेबिट क्यों हुई है? क्योंकि लाइबिलिटी के सारे बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते। क्रेडिट बैलेंस को बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ सन्ड्री लाइबिलिटी डेबिट हुए हैं। सन्ड्री लाइबिलिटी में नाम आएगा अलग अलग का, क्रेडिटर्स अलग, बिल्स पेएबल अलग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अलग, ये सब बातें, ओके। तो इनके अलग अलग लेजर लिखने। अच्छा, बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगला, ऑन सेल ऑफ असेट, अब जब असेट के लेजर क्लोज कर दिया, अब असेट क्या करेंगे? हम बेचेंगे। बेचने से कैश या बैंक आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट को करो डेबिट। फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को करो क्रेडिट, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग कैश रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट, असेट को बेचने से क्या हुआ? कैश रियलाइज हुए। भाई असेट बेची, पैसा आया, जो आए उसे डेबिट करो, 11 क्लास का बेस है, पढ़ा है ना। रियल अकाउंट होती है कैश, जो आए उसे डेबिट करो, पढ़ा है, ठीक है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में और कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट में।
आई समझ में? चलो आगे बढ़े, आओ। उसके बाद बेटा, हाँ, कोई पार्टनर अगर असेट ले जाए, असेट को फर्म से ले जाए, उसको पसंद आ गई, तो मेरे बेटा बताओ, वो सारी असेट हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी थी। अब कोई पार्टनर अगर ले जाने पे तैयार है कि मेरे को तो सोफ़ा सेट पसंद आया, ये सोफ़ा सेट मैं घर ले जाऊँगा, तो वो सोफ़ा सेट जाएगा किधर साइड से? हमें रियलाइजेशन के क्रेडिट में करना पड़ेगा। तो हम एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। पार्टनर का कैपिटल डेबिट इसलिए होगा क्योंकि उसकी कैपिटल को कम कर देंगे उस सोफ़ा सेट के अमाउंट से, और रियलाइजेशन क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि सारी असेट डेबिट में ट्रांसफ़र कर दी थी, उन्हीं असेट में से ही तो असेट लेकर जा रहा है, तो डबल से सोफ़ा सेट अकाउंट नहीं खोल सकते, इसलिए हम पार्टनर कैपिटल लिखेंगे, ओके, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल कम हो गया, बीइंग असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ओके। आगे, ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए हमें जर्नल क्या बनानी पड़ती है? तो याद करो, किसी क्रेडिटर को देना है पैसे, अब वो क्रेडिटर का लेज़र तो हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके बंद कर चुके हैं, तो डबल से क्रेडिटर अकाउंट नहीं खोलेंगे, उसको पेमेंट देते समय रियलाइजेशन का नाम ही लिखना। तो एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जो जाए उसे क्रेडिट करो, आई समझ में? और इसकी पोस्टिंग करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में। तो रियलाइजेशन ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बीइंग लाइबिलिटीज पेड, आई समझ में? अच्छा, ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय पार्टनर, कोई पार्टनर अगर फर्म से लाइबिलिटी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है कि ये मैं दूंगा पैसा, ठीक है, मैं जो भी लाइबिलिटी है चुकाऊंगा, तो फिर ऐसे केस में क्या होता है, पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी अपने कंधों पर उठा रहा है, तो फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि कैपिटल्स को बढ़ा दे। किसकी? जो पार्टनर ये जिम्मेदारी उठा रहा है। तो बढ़ती कहाँ है? क्रेडिट साइड में। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट और पार्टनर का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सारी लाइबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर करी थी? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, लेजर क्लोज करते समय। अब उसी लाइबिलिटी में से पेमेंट करने की जिम्मेदारी पार्टनर ने ले ली, तो इसलिए पार्टनर का कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा। बोलो डन। तो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। बात समझ में आ रही है? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? ईमानदारी से करो, अपने माता पिता के साथ चीटिंग नहीं करना, ठीक है? ईमानदारी से पढ़ो बच्चे, है ना? आओ, वो बड़े उम्मीद लगा के बैठे हैं मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, और बच्चा अगर गलत लाइन निकल जाए, वो पढ़ाई नहीं करे, अच्छे नंबर नहीं लाए, तो सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को होता है, ठीक है? तो अपनी जिम्मेदारी समझे, ईमानदारी से पढ़ें, अपनी अंतरात्मा से बार बार पूछते रहें, मैं सही जगह जा रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ, सही कदम पर चल रहा हूँ, सही मार्ग पर हूँ, बस ईश्वर आपकी सहायता करेगा बहुत अच्छे से। समझ में आ रही है? चलिए, ऑन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, मैंने कहा था जब फर्म बंद होती है तो हमें वैल्यूअर देखना पड़ता है, हमें किसी लीगल टीम से बात करनी पड़ती है, किसी एडवोकेट या किसी वकील या किसी सीए की मदद लेनी पड़ती है तब फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। तो फिर रियलाइजेशन का खर्चा होता है, क्योंकि वो लोग हमसे फ़ीस मांगते हैं, तो वो जो खर्चा है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल देना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके टू कैश या बैंक कर देना, ठीक है? पेमेंट दिया, कैश गया, बैंक से पेमेंट दिया, ठीक है? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, खर्चा कहाँ रिकॉर्ड होगा? रियलाइजेशन के डेबिट में। ऑल खर्चे डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट में लिख देना। आई समझ में? अगला, ऑन पेमेंट ऑफ कमीशन टू पार्टनर्स फॉर सुपरवाइजिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। कई बार कोई पार्टनर है जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस में सुपरविज़न का काम करता है। भाई ये जो भी असेट वगैरह बिकेगी, पार्टनर को पेमेंट होंगे, इसमें किसी पार्टनर को जिम्मेदारी दे दी जाती है
कि सुपरविज़न का काम आप करना। तो सुपरविज़न इसलिए करना क्योंकि कहीं कुछ कम ज़्यादा पैसा ना दिया जाए, कोई असेट्स कम पर वैल्यू करके बेच ना दी जाए, इसलिए थोड़ा अपना दिमाग लगा के वहाँ पर थोड़ा प्रोसेस पर ध्यान देना, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है वो। तो उसके बदले में पार्टनर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है तो फर्म से क्या मांगता है, वो कमीशन मांगता है, ठीक है। तो ये कमीशन अगर फर्म दे रही है उसको, बताओ खर्चा है फर्म के लिए, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देना। सारे खर्चे डेबिट होते हैं इसलिए डेबिट हो जाएंगे, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देना, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, ओके। और बढ़ता क्रेडिट में है इसलिए पार्टनर कैपिटल क्रेडिट किया है, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ज़रा सर्दी है ना, बाकी ठीक है, अभी चल रहा है बढ़िया क्लास, समझ में आ रहा है ना आपको, तो ध्यान रखें, ठीक है। और आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम के समय में हेल्थ बिगड़ना मतलब अपनी करी कराई साल भर की मेहनत पानी में हो जाना, ठीक है। तो आप अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें, रोज़ मेडिटेशन भी करें, पढ़ाई करें और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करें, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बोलो डन। बीइंग कमीशन पेड, पेड नहीं, बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड, कमीशन उसको प्रोवाइड किया, किसको, पार्टनर कैपिटल में, ठीक है। खर्चा बुक हुआ। आगे फिर प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन पे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री, ट्रांसफर एंट्री करेंगे प्रॉफिट हुआ तो। अच्छा प्रॉफिट कब होगा, चलो बताओ, जब क्रेडिट पक्ष बड़ा आ जाए, डेबिट पक्ष छोटा आ जाए, तो क्रेडिट में से डेबिट पक्ष घटा देंगे। क्रेडिट पक्ष में से जब डेबिट घटेगा तो जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस क्रेडिट वाला बैलेंस बचेगा और वो प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा। और अब इस प्रॉफिट बांटना है ताकि रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो जाए, तो बांटने की जर्नल एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इससे क्या होता है, जो रियलाइजेशन अकाउंट है उस पर पोस्टिंग का इफेक्ट आता है और रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। अच्छा फिर जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बढ़ गया, तो पार्टनर्स को तुमने क्रेडिट किया है तो क्रेडिट करने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाता है। आई समझ में? तो देखो वही एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में? ठीक है। अच्छा अगर लॉस हो जाए तो, अच्छा बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड, पेड नहीं ट्रांसफर्ड, ठीक है। पेड करता तो तू कैश या बैंक आता ना। अच्छा लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या है, रियलाइजेशन पर लॉस कब होता है, हाँ डेबिट पक्ष बड़ा आ जाए क्रेडिट पक्ष छोटा रह जाए, तो डेबिट बड़ा है क्रेडिट से, है ना, तो डेबिट में से क्रेडिट घटेगा तो फिर बैलेंस क्या बचेगा, डेबिट बैलेंस बचेगा। अब वो डेबिट बैलेंस को पार्टनर में बांटना है तो डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट, ताकि डेबिट बैलेंस क्लोज हो जाए, रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो जाए, जीरो हो जाए रियलाइजेशन अकाउंट। ओके तो आइए तो देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बोलो डन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड, ठीक है। लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड, बड़े आगे सबको समझ में आ रहा है, मेहनत करनी है साहब, है ना। चलो अब ये रियलाइजेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। देखो ड्रॉ द प्रोफार्मा ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते का प्रारूप बताइए, बनाइए, तैयार करें, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो ऐसा का ऐसा बना के आ जाना। द फॉलोइंग इज द फॉर्मेशन प्रोफार्मा ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, देखो कैसे बनता है। सारी असेट ट्रांसफर करो टू सन्ड्री असेट, क्या क्या असेट हो सकती है, डेटर मेरे देनदार जिनसे पैसा लेना बाकी है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, कोई गुडविल बैलेंस शीट में है तो वो भी यहाँ आ जाएगी, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर स्टॉक। ओके
ये बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना, काय पर, बुक वैल्यू पर, यहाँ लिखा है बुक वैल्यू पर, एट बुक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी ट्रांसफर करना, कौन कौन सी होती है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है, ये मेरे लाइबिलिटी हैं। काय पर ट्रांसफर होंगे, तो ये होंगे मेरे बुक वैल्यू पर, ये भी काय पर होंगे, बुक वैल्यू पर, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, आपने इन्वेस्टमेंट इधर लिखी थी, ये देखो इन्वेस्टमेंट इधर लिखी थी, मतलब असेट इधर लिखी, और उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो इधर लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व इधर लिखेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि रिजर्व के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट को बंद करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगी बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसीलिए यहां पोस्टिंग आई है। अच्छा इन्वेस्टमेंट असेट होती है, असेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनी होगी, रियलाइजेशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इसीलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट में आया है, तो उससे बना हुआ रिजर्व कहाँ होता है, क्रेडिट में जाएगा। वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई घटना घटती है तो लाइबिलिटी एक्चुअल पता लगाते हैं, और वो एक्चुअल लाइबिलिटी फिर यहाँ ट्रांसफ़र करो और उससे रिलेटेड उसका रिजर्व ट्रांसफ़र करो। लेकिन डिसॉल्यूशन की डेट तक अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है और कोई वर्कर के साथ घटना नहीं घटी है, तो फिर वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पार्टनर्स में बांट दो, क्योंकि बनाया उन्हीं के प्रॉफिट में से था उसको। आई समझ में? फिर आगे बढ़े। अच्छा एक बात और, रिजर्व फॉर बेड डेट, देखो जरा, रिजर्व फॉर बेड डेट, दूसरा मैं वो ले लूँ कलर, ये वाला लेता हूँ इंद्रधनुष, ठीक है। तो देखो बेटा रिजर्व फॉर बेड डेट क्या है, किन लोगों से पैसा लेना बाकी था, वो मेरा पैसा डुबा रहे हैं, तो उनसे मेरे को एक ऐसा अनुमान है कि वो मेरा डुबा सकते हैं पैसा, तो इसलिए हमने क्या बना रखा है, हमने बेड डेट रिजर्व बना रखा है, इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब तो बेड डेट रिजर्व बनाया है, वो रिजर्व डिसॉल्यूशन की डेट तक मौजूद है, तो उसे हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिलेशन डेटर से है। तो डेटर कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, डेटर ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ, ठीक है। तो डेटर जब यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं तो इसका प्रोविज़न फॉर बेड डेट भी इधर ट्रांसफ़र होगा। बोलो डन, बढ़े आगे, चलो आओ, ठीक। अच्छा फिर अगर कोई पार्टनर असेट ले जाए तो वो इधर आएगा, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, असेट को बेचोगे तो बाय बैंक लिखना, सेल ऑफ असेट, ठीक है। अच्छा अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर ले जाए तो इधर आएगा, टू लाइबिलिटी टेकन ओवर बोले तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना लाइबिलिटी टेकन ओवर। अच्छा रियलाइजेशन का खर्चा होगा तो वो टू कैश या टू बैंक के नाम से आएगा, ठीक है, टू कैश या टू बैंक के नाम से आएगा, ओके। उसके बाद इधर का टोटल लगाना, इधर का टोटल घटाना, अगर यहाँ पर बचे इसका मतलब डेबिट बैलेंस बचा, तो ये लॉस को इंडिकेट करेगा, और लॉस मेरा पार्टनर कैपिटल में चले जाएगा, तो उनके PSR रेशो में बांट देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन अगर इधर का टोटल ज़्यादा आ जाए, इधर का टोटल कम बैठ जाए, तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा, क्योंकि यहाँ डेबिट है बैलेंस, ये डेबिट साइड है तो ये क्रेडिट साइड है, तो इधर का टोटल करके ये घटाओ, तो जो बैलेंस बचे वो बैलेंस मेरा क्या होगा, प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा। अच्छा उसके पहले एक चीज़ और थी, अगर क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ क्रेडिटर लिखे हैं, ये क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो ये कैश पेड के नाम से यहाँ आएगा,
ठीक है, तो ये क्रेडिटर का पेमेंट यहाँ लिखना है। ओके, इसको पेमेंट इधर कर दिया। अच्छा एक बात समझना, मान लो क्रेडिटर मेरे थे 20,000 के, उसको चुकाए मैंने केवल 10,000, ये मान लो 15,000 चुकाए, तो फायदा कितना हुआ? 5,000। तो बताओ फायदे सारे क्या होते हैं? क्रेडिट। तो बुक वैल्यू कितने में लिखी है? 20,000 में, और 20,000 यहाँ लिखे हैं, 15 डेबिट में लिख दिए, 5,000 का एडजस्टमेंट इसी अकाउंट में हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, कोई मान लो डेटर थे, डेटर मेरे थे 40,000 के, लेकिन उनसे वसूली केवल 35,000 हुई, तो ये जो असेट से पैसा आया बाय बैंक के नाम से, तो ये कम आया, तो लॉस हुआ। लॉस सारे डेबिट होते हैं, तो बताओ डेबिट में तो 40 पर डेटर लिखे हैं, क्रेडिट में 35 पर रियलाइजेशन लिखा है उसका, तो जो 5,000 का लॉस है वो ऑलरेडी इसी अकाउंट में सेट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब बात करो, क्रेडिट पक्ष का टोटल लगाओ, डेबिट का घटाओ, तो जो बैलेंस बचेगा बैलेंसिंग फिगर से, बस इसी को प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कहेंगे, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना, पार्टनर्स में चले जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है जी? बहुत अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू की स्लाइड आ गई। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि क्या है, पढ़ाई करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पढ़ाई वही करता है जो आगे कुछ करना चाहता है, जो पढ़ाई नहीं करते उनका आगे जीवन बड़ा दर्दपूर्ण होता है। और एक बात ध्यान से सुनना, पढ़ाई करो तो रटो नहीं, समझो, समझ समझ के पढ़ो। जो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसको समझोगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग लाओगे, आपकी पर्सनालिटी में एनहांसमेंट आएगा, पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, और वही चाहिए एक अच्छा योग्य काबिल व्यक्ति बनने के लिए। ठीक है। अच्छा एक बात और सुने, ये तो हो गया, थैंक यू कर दिया अपन ने। बच्चे आज हमने डिसोल्यूशन वाले चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली, पिछले लेक्चर में भी हमने डिसोल्यूशन नाम के चैप्टर की पूरी पूरी थ्योरी समझी थी। कल से इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, है ना? तो आप अपने शेयर्स, अपने बच्चों को, जो भी दोस्त यार हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करें, और उनको ये कहें कि आप पहले थ्योरी वाले वीडियो देखें, उसके बाद न्यूमेरिकल वाला देखें। ठीक है, तो समझ में आएगा। कई बच्चे डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने लग जाते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ बच्चों का मैसेज मेरे पास आया, क्या हम केवल आपके वीडियो देख लें और हम हमारी प्रैक्टिस ना करें तो भी हम पास हो जाएंगे क्या? तो मेरे बेटा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, तुम बिना टीचर के, तुम बिना मेरे, बिना किसी मेंटर के, ठीक है, आप रैंक ला सकते हैं, लेकिन बिना खुद पढ़े पास भी नहीं हो सकते। बात समझ में आई? बहुत गहरी बात बोल दी है मैंने। खुद में चेंज लाओगे कब? बिना मेरी मदद के तुम रैंक ला सकते हो, बिना मेंटर के आप रैंक ला सकते हो, लेकिन खुद पढ़े तो कभी पास भी नहीं हो सकते। इसलिए सेल्फ स्टडी का तो कोई तोड़ ही नहीं है ना बच्चे। कौन वेद सर, कौन कोई दूसरा सर, कौन है ये? मैं खुद पढ़ूंगा, स्वयं पढ़ूंगा, स्वयं में इंप्रूवमेंट लाऊंगा, बस यही जिस दिन तुमने डिसीजन ले लिया, तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो आप अपने आप में परिवर्तन लाए, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चले, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।